Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट का जो वीडियो था वो था आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड न्यूट्रिशन अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी. ओके, उसी से रिलेटेड एक वीडियो और मैं लेकर आई हूँ, उसी से मिलता हुआ वीडियो है. इसमें भी जो आप समझ लीजिए कि उसी का सेकंड पार्ट है ये. इसमें भी जो न्यूट्रिशन है उनके अमाउंट के बारे में मैं थोड़े डेटाज लेकर आई हूँ. ओके, वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा. वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. एंड कोई क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. और जो बच्चे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं या उनको किसी भी तरह का कोई अपडेट लेना है, कुछ भी है, तो वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर मैं पीडीएफ भी डालती हूँ, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा. कोई क्यूरी हो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके, स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड सीरम में फास्फोरस की मात्रा. ठीक है, तो हमें देखना है कि स्वस्थ व्यक्ति है उसके सीरम में, ब्लड सीरम में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है. 2.5 to 4 मिलीग्राम पर 100 ml जो है इसकी जो मात्रा है वो होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड सीरम में. किसकी मात्रा बताई जा रही है? फास्फोरस की मात्रा बताई जा रही है. ठीक है, इसी तरह से बच्चों में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो बच्चों में जो होती है फास्फोरस की मात्रा वो होती है 4 to 5 मिलीग्राम पर 100 ml. ओके, बच्चों में इतनी होती है 4 to 5 मिलीग्राम पर 100 ml. किसकी मात्रा है? फास्फोरस की मात्रा की बात कर रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है रिकेट्स पीड़ित. मीन्स जो बच्चे रिकेट्स से पीड़ित होते हैं, जिनको रिकेट्स होती है. और आपको पता है रिकेट्स किस वजह से होता है? वो होता है आपके कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से. ठीक है, तो रिकेट्स पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनमें होता है 3 मिलीग्राम पर 100 ml. नॉर्मल बच्चों में कितना होता है? जो स्वस्थ बच्चे होते हैं 4 to 5 मिलीग्राम. और रिकेट्स जिन बच्चों को होता है उनमें होता है 3 मिलीग्राम पर 100 ml, क्योंकि ये कम होता है. ठीक है, रिकेट्स पीड़ित बच्चों में. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं रक्त में सोडियम की मात्रा. पहले हमने फास्फोरस की बात की, अब हम बात कर रहे हैं सोडियम की. तो ब्लड के अंदर सोडियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 300 मिलीग्राम पर ml. ठीक है, तो वो होती है 300 मिलीग्राम पर ml में. तो सोडियम की मात्रा ब्लड में ये बताई गई है. ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा. आई अंडरस्टैंड कि डेटाज याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन जब हम बार बार उस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वो चीज़ उसकी इमेज जो है हमारे माइंड में स्टेबल हो जाती है. तो आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा. ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा. चलिए, वयस्क व्यक्ति के शरीर में सोडियम की जो 100 ग्राम. ठीक है, वयस्क व्यक्ति के शरीर जो है उसमें सोडियम की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर है मात्रा. ओके, तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा 100 ग्राम होती है. ठीक है, जिसमें से बाह्य कोशिका रस, ठीक है, जो बाह्य कोशिका रस है उस वो होता है 50 ग्राम. और रक्त प्लाज्मा अंत कोशिका तरल उत्तकों में ये 50 ग्राम. तो टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम. ठीक है, तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा कितनी होगी? 150 बाह्य कोशिका में होगी और 50 मिलीग्राम जो है वो आपके रक्त प्लाज्मा में, मीन्स ब्लड सीरम में हो गई है, अंत कोशिका में हो गई है और तरल टिश्यूज में हो गई. ठीक है, ये बताया गया. चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम. ठीक है, हमें बात करनी है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम. तो वो है आपके 2 to 6 ग्राम पर डे. ये टी नहीं है, यहाँ पर डे है. ओके, तो 2 से लेकर 6 ग्राम तक पर डे की जो डेली की रिक्वायरमेंट है सोडियम की, ये बताई गई है. ठीक है, तो ये आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं. इनकी मात्रा जो है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है. ठीक है, चलिए स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में आयरन की मात्रा. तो हमें आयरन की मात्रा जाननी है, तो वो है आपके 14 to 60 मिलीग्राम, जिसको आप हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन के रूप में भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, आयरन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, आप इसको हीमोग्लोबिन समझ सकते हैं. ओके,
तो 14 to 16 ग्राम पर 100 ml जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में। कुल शारीरिक वजन में लोहे की मात्रा, तो अभी क्या है कि ब्लड आयरन की मात्रा 14 to 60 ग्राम पर 100 ml ब्लड में बताई गई है। अभी इसका भाग कितना होता है, लोहे का कितना भाग जो होता है कुल शारीरिक वजन में लोहे की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 0.004% तक जो है वो लोहे की मात्रा बताई गई है। कुल शारीरिक वजन की बात हो, यहाँ टोटल जितना वेट होता है ना शरीर का, बॉडी जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो लोहे की मात्रा है वो बताई गई है। ठीक है, 0.004% होती है। नेक्स्ट चलते हैं आरबीसी। देखिए आरबीसी में 70% तक आयरन, मसल्स में 4% तक आयरन और लिवर के अंदर 25% तक आयरन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल बॉडी वेट में लोहे की मात्रा 0.004%, आरबीसी के अंदर मीन्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर 70%, मसल्स के अंदर 4% एंड लिवर के अंदर 25% दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पीरियड ऑफ आरबीसी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या है, पीरियड ऑफ आरबीसी मीन्स कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका जीवन काल कितना होता है, उनका पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 120 डेज। आई होप आप सबको ये पता होगा, तो फिर भी चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की मात्रा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में आयोडीन की कितनी मात्रा होती है, आयोडीन की मात्रा होती है 22 मिलीग्राम। ठीक है, तो कितनी मात्रा होती है 22 मिलीग्राम जो है इसकी मात्रा होती है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की, ये ध्यान रखिए आयोडीन 22 मिलीग्राम। जिसमें देखिए थायराइड ग्रंथि में कितना होता है, थायराइड ग्रंथि में ये 15 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो इसी में से जो बात हो रही है वो हो रही है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की मात्रा तो होती है 22 मिलीग्राम, बट थायराइड ग्रंथि में इसी में से निकला हुआ जो होता है वो 15 मिलीग्राम की जो मात्रा है वो थायराइड ग्रंथि में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते फ्लोरीन की मात्रा। फ्लोरीन की मात्रा होती है 1 ppm। ठीक है, 1 ppm की मात्रा जो है वो बताई गई है। वयस्क मानव में मैग्नीशियम की मात्रा, तो मैग्नीशियम की कितनी मात्रा बताई गई है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 20 to 28 ग्राम तक बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ एक डेटाज थे जो मैं लास्ट के वीडियो में लेकर आई थी और आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको बहुत पेपर में हेल्प करने वाले हैं, यूजफुल है। हर किसी होम साइंस, हर जो भी बच्चा होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जिंक का पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ही पूछे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी समटाइम्स जो उनका अमाउंट पूछ लिया जाता है और ब्लड में तो पूछा भी जा सकता है। सो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से करना है और नहीं याद रहे डेटाज याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, तो आप उसको 2-3 बार देखिएगा तो वो इमेज आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगी, आप अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। पेपर में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और जिसको भी कहीं कोई क्यूरी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो आपके लिए टॉपिक करवाऊंगी ताकि आप लोगों को टॉपिक जो भी आपका क्लियर नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो वो मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो है आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कुछ भी छूटे नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो, इसी तरह से वीडियोस मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, उनको एग्जाम में हेल्प मिले। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।